नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित रस्तोगी बोले उत्तराखंड के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजनीतिक जगत की एक जानी मानी हस्ती जो कि अभी वर्तमान में कोटद्वार के जिलाध्यक्ष हैं और वर्तमान में सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। तो आइए आपको सीधा मिलवाते हैं श्री विकास नेगी जी से। विकास नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोले उत्तराखंड के इस मंच पर। धन्यवाद अंकित जी, और आपके बोले उत्तराखंड का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। धन्यवाद। तो आज बिल्कुल सीधी बात करेंगे, क्वेश्चंस भी थोड़े टफ हो सकते हैं। आज अनकट बात होगी, रियल बात होगी। सीधा सवाल आपसे, सिर्फ आरोप ही लगाती रहती है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी सरकार तो कहती है हमने बहुत सारे काम करे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर हमने रास्ते बनवाए हैं, ब्रिजेस बनवाए हैं, एक्सप्रेसवे बनवाए हैं, हर जगह हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करा है। कांग्रेस को हमारा काम दिखता ही नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो भाजपा, मैं कहूं क्या सीमेंट को जो बेइंतहा आज पर्यावरण को ताक पे रखते हुए पूरे पहाड़ ब्लास्टिंग के माध्यम से तोड़े जा रहे हैं और हजारों लाखों पेड़ जो आज कटान, आज आप देखिए जनवरी का महीना है, मैं आज सुबह पेपर पढ़ रहा था तो ऐसा पहली बार हुआ है कि 86 में ऐसा हुआ था कि बरसात नहीं हुई। तो बहुत दुख का विषय। आप देखिए कि जो हमने एनवायरमेंट के साथ, उत्तराखंड जैसी एक सेंसिटिव स्टेट है, हम हिमालयन स्टेट्स में आते हैं और सबसे ज्यादा हमारे पास पहाड़ है, ग्लेशियर्स हैं, और हमें अगर विकास करना है तो एक संतुलित विकास करना होगा। ये नहीं है कि हम कहीं ब्लास्टिंग के माध्यम से। बहुत दुख का विषय, आप देखिए तोता घाटी में सैकड़ों मीटर नीचे खाई बन चुकी है। रास्ते जो ब्लास्टिंग के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, पॉकलैंड्स रात दिन चला रहे हैं। आप पहाड़ में बड़े बड़े जेसीबीज और बड़ी बड़ी पॉकलैंड मशीनें रात दिन काम कर रही है। तो एक एनवायरमेंट के साथ पूरी छेड़ाखानी हो रही है और जिसका हमें परिणाम ये भुगतना पड़ रहा है कि आज हमारी फसलें, आज हमारे को पहाड़ों में बारिश की जरूरत थी इस मौसम में, क्योंकि बागबानी हमारी जो चलती है, पीक सीजन चलता है। कैसे डेवलपमेंट करेंगे? मतलब डेवलपमेंट करने के लिए तो थोड़ा तो रास्ता बनाना ही पड़ेगा। पहले भी डेवलपमेंट हुआ है, कह रहे संतुलित डेवलपमेंट होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने हजारों करोड़ों रुपए की स्कीम्स बना दी है, और आप बनाइए छोटी छोटी स्कीम्स बनाइए और उनको बेहतर करने के लिए आप संतुलित विकास करिए। कहीं ना कहीं आप जो लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, उनसे बात करके कुछ ना कुछ हल निकाल के तब बड़े प्रोजेक्ट्स ना बना के छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए। अब चार धाम योजना सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, चार धामों को कनेक्ट किया गया है। तो सरकार तो कह रही है हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा, हमारे उत्तराखंड में लाखों लाख लोग आएंगे, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसमें क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को? हमें दिक्कत किसी बात की नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है, आप स्पिरिचुअल टूरिज्म के नाम से आप लोगों को बुला तो रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात, आप फैसिलिटी क्या दे रहे हो? सिर्फ रोड बनाना, हम कहते हैं कोई फैसिलिटी नहीं है पहाड़ों में। आज कैसी फैसिलिटी? आप लाखों करोड़ों लोगों को जो आप बुलाते हो, तो कहीं ना कहीं उनके लिए व्यवस्थित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, रास्ते में शौचालय होने चाहिए, रास्ते में आपने होटल्स होने चाहिए, और सभी चीजों को एक बेहतर, ताकि वो अगली बार भी आ सके और समन्वय के साथ तब जाके एक यात्रा सफल यात्रा होती है। जो माना परिवार के साथ आ रहा है या जहां पर भी जिस भी धाम में आ रहा है, उसको वहां पे सहूलियत और सुविधा भी मिलनी चाहिए अपने परिवार के साथ। बुजुर्ग महिला, क्योंकि महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, साथ में परिवार चलता है, तो सभी का ध्यान रखते हुए, सारी फैसिलिटीज को देखते हुए एक संतुलित विकास की जरूरत है। मतलब जैसे कई जगह पहाड़ों पर जाम लग जाता है एक साथ लोगों के आने से, आप उस तरीके बहुत ज्यादा समस्या आती है, बहुत ज्यादा समस्या। हम कहते हैं कि क्या वो लाखों लोगों को हमने दिखा दिया, करोड़ों लोगों को हमने उतार दिया, लेकिन कई बार ये समस्या आती है कि पहाड़ में वन एक ही रास्ता है, तो अब एक रास्ता है तो दिक्कत आती है। इन चीजों को हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और भाजपा इन चीजों को कभी देखते हुए काम ही नहीं करती है। वो सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट, बड़े प्लान्स और सिर्फ बड़े मायने पे देखना चाहती है। तो उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट तो लाना पड़ेगा ना। अभी इन्वेस्टर समिट गवर्नमेंट बताती है करवाया तो उन्होंने काफी बड़ा, कई लाख करोड़ के उसमें इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए हैं। शायद 1 लाख करोड़ के गवर्नमेंट के आंकड़े के अकॉर्डिंग शायद धरातल पे भी आ चुके हैं, ऐसा मतलब हमने सुना है, मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में तो सिर्फ विज्ञापन के माध्यम से जो हमें पता चला है कि कई हजार करोड़ के विज्ञापन पिछले कुछ सालों में बांटे गए हैं, जिसमें आंकड़ा यह है कि 1000 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन सिर्फ मीडिया जगत को बांटे गए हैं, प्रचार प्रसार के लिए, धाकड़ धामी की और भाजपा की छवि चमकाने के लिए। और योजनाओं के बारे में तो बताएंगे ना लोगों को, वो प्रचार तो करना पड़ेगा, योजनाओं के बारे में तो बताना पड़ेगा। योजनाओं के बारे में बताइए, लेकिन ये 1000 करोड़ की कौन सी योजना है आपने बताई है, और बनाई कौन सी, ये तो बताइए आप। 1000 पहाड़ आज पहाड़ जंगली जानवरों से वहां के आम जन, आज मैं कहूँ तितर बितर हो चुका है। परसों अभी की थोड़े दिन की पहले एक मेरे भाई मीडिया के माध्यम से, एक बच्चा स्कूल जा रहा था, स्कूल के अंदर भालू आ गया। तो अब हालात देखिए कि कितने बुरे हालात हो चुके हैं। जो बच्चे आज पढ़ने जा रहे हैं स्कूलों के अंदर, वहां पर बाघ का, भालू का एक आतंक हो चुका है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन जब वहां पर जंगली वन क्षेत्र है तो जानवर तो उसमें है ही है। मतलब टाइगर हमारे यहाँ तो
रिजर्व फॉरेस्ट है, ये सारे जानवर हैं उसमें, कोई जानवर गलती से बाहर आ गया, एक दो इंसिडेंट्स हुए, मतलब वो गंभीर हैं, लेकिन अब सारी चीजें सरकार जानवरों को कैसे रोकेगी? क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सरकार, आज केंद्र में भाजपा की सरकार, 5 सांसद हमारे यहाँ भाजपा के, पूर्ण बहुमत की दूसरी बारी की सरकार, 9 साल हो चुके हैं, 9 साल तकरीबन होने वाले हैं, और ये मानिए कि दूसरी बारी की पूर्ण बहुमत की सरकार। तो राज्य को ये देखना चाहिए कि जो हम हिल स्टेट है, हिल स्टेट के माध्यम से हमारे लिए हिल पॉलिसी जो हमारे लोगों के लिए बनानी ये पड़ेगी। अगर हमारे पास टाइगर रिजर्व है या रिजर्व फॉरेस्ट है तो कहीं ना कहीं हमें संतुलित दोनों चीजों को बैलेंस में रखना पड़ेगा, और वन विभाग की कुछ योजना ऐसी बनानी पड़ेगी कि जहां पर जंगली जानवर से अपने लोगों को हम बचा सकें। उस योजना पे काम नहीं हो रहा है आपका? उस योजना में क्या काम हो रहा है बताइए? वन विभाग तो बताता है बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, लाखों पेड़ लगा रहा है वन विभाग। वो तो सिर्फ कागजों में लग रहे हैं, कागजों में लग रहे हैं और कागजों में योजनाएं चल रही है। अगर वन विभाग अपना स्थिति से या सरकार की निगरानी होती, अभी मैं थोड़े दिन पहले सुन रहा था, देख रहा था, कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ है वन विभाग के अंदर, ऑडिट हुआ है अभी, तो आप बताइए सिर्फ घोटाले हो रहे हैं सरकार में। देखिए, कांग्रेस एक पार्टी है अपोजिशन में, वो तो आरोप लगाएगी ही, उसमें मतलब बाकी तो शायद तथ्यात्मक जब चीजें सामने आएंगी तब आएंगी। बाकी आप क्या देखते हैं, मतलब गांव खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, ये जैसे मुद्दे कांग्रेस उठाती है, तो कितनी वास्तविकता है इसमें? अब बच्चे रोजगार के लिए बाहर तो जाएंगे ही, टेक्नोलॉजी का जमाना है, पढ़ने लिखने भी बाहर जाएंगे, इसमें मतलब बहुत ज्यादा इसका विषय को क्यों उठाया जाता है? अभी आप ही ने कहा कि कई लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं साइन, एमओयू सिर्फ कागजों में साइन हुए हैं। आप मुझे बताइए कि पहाड़ के लिए कौन सा एमओयू साइन हुआ है और उस एमओयू साइन होने के बाद कौन सी योजना उस पहाड़ के लिए धरातल पे आई है, आप बताइए मुझे। अगर मैं अपने संगठन के जिले की बात करूं तो कोटद्वार मेरा संगठन का जिला है, कोटद्वार और पौड़ी अगर मैं जिले की बात करूं, जो प्रशासनिक जिला है हमारा पौड़ी है, तो आप बताइए मुझे कौन सी योजना पौड़ी के अंदर आई है बड़ी योजना? सरकार तो कह रही है, देखिए जॉब लगातार दे रहे हैं वो, काफी सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे तो प्लेस हो ही रहे हैं, जॉब निकल ही रही हैं। कि कहां पर कहीं कुछ देखना तो चाहिए धरातल पे। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, कई हजार करोड़ के आप विज्ञापन बांटोगे, तो विज्ञापन बांटने में तो सब चीज हो रही है, कागजों में तो सारी चीजें हो रही है, क्या नहीं हो रहा है कागज में? कागज भी उनका है, कलम भी उनकी है। देखिए तो सबसे बड़ी बात, जब कागज भी आपका है, कलम भी आपकी है और अधिकारी भी आपका है, आपका मंत्री भी आपका, तो जो आप कहोगे वो तो सही होगा। नहीं, इसका मतलब सरकार कुछ भी नहीं कर रही, आप कुछ तो कर रही होगी ना, कुछ अच्छी भी तो बातें होंगी, वो अच्छी बातें भी तो सरकार आज तक क्या कर रही? सरकार अपने मंत्री पद पूरे नहीं भर पाई है, ये सरकार की फेलियर है। आप पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद आज तक आपके 5 मंत्री खाली चल रहे हैं प्रदेश में। आज भी मुख्यमंत्री के पास 25 से 30 विभाग मुख्य सीएम खुद हैंडल कर रहे हैं, वित्त मंत्री वो खुद है, गृह मंत्री वो खुद है, और कई आबकारी विभाग उनके पास है। ऐसे 25 से 30 विभाग सीएम के पास है। आज तक सरकार यही नहीं तय पाई कि उनके पास काबिल लोगों की कमी है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, पहली बार इस स्टेट के अंदर हो रहा है 25 से 30 डिपार्टमेंट सीएम अपने पास रखे हुए हैं और पिछले 4 सालों से चला रहे हैं। आप बताइए, यानी कि आप समझ ही नहीं है कि आम जन को जरूरत है योजनाओं की, उनको उस विभाग का मंत्री चाहिए। मंत्री होगा तो वो क्षेत्र में जाएगा, बात सुनेगा, बात करेगा। अब मुख्यमंत्री अगर 30 विभाग खुद लेके बैठेंगे तो काम कैसे होगा, ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी अपने गवर्नेंस में अच्छे से उनको काम को कर पाएंगे, इसलिए शायद उन्होंने रखे होंगे काम। वही तो मैं पूछा, अच्छे से गवर्नेंस कर पा रहे हैं तो हमें बताया ना कि कहाँ पर है वो काम। आपके अकॉर्डिंग जमीन पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा? जमीन पे अगर होता तो इनके मंत्री पद खाली थोड़ी चल रहे होते। जो सरकार अपने मंत्री पद नहीं भर पा रही है, वो बच्चों को रोजगार दे पा रही होगी? क्या रोजगार दे रही होगी? आप भी सोचिए, जो अपने कैबिनेट नहीं पूरी कर पा रही है, वो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए सोचेगी, वो बेरोजगारों के लिए सोचेगी। वो सरकार जो आज अपने मंत्रिमंडल के लिए नहीं सोच पा रही है, जिसका अधिकार सरकार के पास स्वयं है कि अगर आप मंत्री बनाएंगे तो वो लाभ उस क्षेत्र के, उस जनता के और प्रदेश के लोगों को मिलना है। जब वही पद रिक्त है तो इस प्रदेश में कहां पे युवाओं के लिए सोचा जाएगा, आम जन के लिए सोचा जाएगा? यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अभी सुनने में आ रहा है जल्दी वो पद भी भरे जाएंगे, जो पद खाली है जल्दी सरकार उन पदों को भी भरेगी। अब जाने वाली है तो भरेगी, आप सही कह रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कुछ दिन में विदाई है, 2-4-6 महीने में कहीं ना कहीं बदला जाएगा, चेहरा बदला जाएगा। चैलेंज करते आने वाले समय सरकार बदलेंगे, इसलिए वो डरे हुए। आप कितने भी वादे कीजिए, लेकिन जनता तो पिछले 10 सालों से चुनी रही है सरकार को। आप तो हर बार कहते हैं हम ये भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे सीट। पहले भी कई इंटरव्यूज मैंने देखे और सुने हैं। आप तो अभी बद्रीनाथ भी जीत रहे थे, शायद हार गए वो सीट भी। बद्रीनाथ तो जीते हम। केदारनाथ के जो अभी चुनाव हुए थे, केदारनाथ में जब पूरा सरकारी अमला, पूरा सरकारी मशीनरी लगेगी, जब निष्पक्ष जो चुनाव होना था वहां पूरी सरकार लगेगी, तो कैसे जीतेंगे आप बताओ? कभी सरकार को दोष, कभी ईवीएम को दोष, ये तो नहीं, उसमें पूरा सामने खेल हुआ है। पंचायत चुनाव में देखिए, पंचायत चुनाव में पूरा बाहुबल, पूरा सरकारी बल, पूरा सरकारी तंत्र दिखा है, आम जन ने देखा है। नैनीताल में क्या हुआ है, पहली बार इस प्रदेश में माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ, विधायकों के साथ बदतमीजी की गई, पूरे प्रदेश की जनता ने वो देखा। हाईकोर्ट
के माध्यम से चीजें रुकी हैं, मुकदमे हुए, उसके बाद हाईकोर्ट ने वोटिंग कराई। ये आलम चल रहा है प्रदेश का। पंचायत स्तर पे इस तरीके से वोटिंग को रुकवाया जा रहा है और हस्तक्षेप किया जा रहा है सरकारों का। चुनी हुई सरकार, मैं कहूँ पंचायतों में जो आमजन ने चुनी हुई सरकार है, उसको आप ये मानिए उन लोगों की ये जो एक भावना होती है कि हमने एक जनप्रतिनिधि जिला पंचायत जिताया है, क्षेत्र पंचायत जिताया है, तो सरकार उस तक के लिए जिला पंचायत स्तर तक के लिए बाहुबल का और सरकारी बल का प्रयोग कर रही है। तो आप देखिए यह है लोकतंत्र में इनकी व्यवस्था है भाजपा की। पर सरकार कहती है कांग्रेस भी अपने टाइम पे ऐसे ही करती थी, ईडी सीबीआई और सारी चीजें हमने कभी नहीं वो भी लगाती थी। हमने कभी ऐसा आरोप कांग्रेस पे लगता है। हमने दुर्व्यवहार से कोई काम ही नहीं किया। आप कोटद्वार के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपसे कोटद्वार और आप ही के क्षेत्र की पहले कुछ बात कर लेते हैं। लगातार पिछले जो आंकड़े हमारे पास हैं, 10 साल से आप कोटद्वार हार रहे हैं, लगभग 15 साल से आप लैंसडाउन हार रहे हैं, लगभग 25 साल से आप यमकेश्वर हार रहे हैं। ये 3 जिलों का शायद चार्ज आपके पास है। तो इतने लंबे समय से जब जनता आपको नहीं चुन रही, आपकी बातें, आपके मुद्दे लोगों तक नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का विश्वास तो है ना लोगों में। 25 साल से आप यमकेश्वर की सीट हारे, 25 साल, मतलब जब से प्रदेश बना तब से आप जीते ही नहीं है वहां पर सीट। क्यों जनता के बीच विश्वास नहीं जमा पा रहे आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है, जनता ने पूरा विश्वास किया है और आज भी कई हजार लोग कांग्रेस के साथ वहां पर है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, चुनाव हम हारे हैं और लगातार 25 साल से आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे यमकेश्वर क्षेत्र में आज तक भाजपा का विधायक रहा है। और यही कारण है कि वहां पर आज चाहे रोड की व्यवस्थाएं कहे, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कहे, चाहे पानी की व्यवस्थाएं कहे, आज तक क्षेत्र में विकास ही नहीं हो पाए। लगातार पब्लिक ने भाजपा पे विश्वास किया है, जब चुना है तो लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास किया है, लेकिन उस प्रतिनिधि ने क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं काम ही नहीं किया। इस कारण आज क्षेत्र में ये स्थिति है। रोडे ऋषिकेश से लगता हुआ क्षेत्र, रोडों की बुरी स्थिति है और पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे चाहे जंगली जानवर का आतंक है और चाहे मैं कहूँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है यमकेश्वर के अंदर। और लैंसडाउन की मैं बात कहूँ, जहां पर आपने कहा 15 साल से, निश्चित रूप से 15 साल से विधायक है वहां पर। नहीं, यमकेश्वर की जैसे आप बात बता रहे हो, तो यमकेश्वर का कुछ डेटा भी मेरे पास है। यमकेश्वर तो एक हमेशा से बहुत हॉट सीट रही है। विजया बरतवाल जी यहाँ से रही हैं, जो कि चेयरपर्सन भी रही हैं उत्तराखंड वुमेन कमीशन की, डिप्टी स्पीकर भी रही हैं और कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। तो मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सीट है। इस पे तो बहुत ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट्स रहे हैं। उसके बाद रितु खंडूरी जी भी आपसे 2017 में रही हैं। 6th स्पीकर ऑफ उत्तराखंड है, वो स्पीकर है उत्तराखंड के भी वो भी यहाँ से विधायक रही हैं। रेणु बिस जी से भी विधायक हैं। तो लगातार महिलाएं उस सीट से विधायक हैं। इस पे जनता चुन रही है उनको, लगातार महिलाओं को वहां से। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा जनता ने चुना है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने आज तक क्षेत्र की सुध नहीं ली है जी। आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनका क्षेत्र के प्रति एक समर्पण भाव, जो एक भावना होती है काम करने की, कार्यशैली, वो अभी तक नहीं रही, जिस कारण भाजपा लगातार जीतती जा रही है और आमजन एक विकास से दूर है। नहीं, देखिए, अगर काम नहीं हुआ होगा 25 साल में, जनता बार बार, मैं थोड़ा सा मुश्किल सवाल होगा आपके लिए इसका जवाब देना, लेकिन बार बार और इतने बड़े बड़े लोग, मतलब डिप्टी स्पीकर और यमकेश्वर विधानसभा से बहुत अच्छे लोग आए हैं, मतलब जिनको बड़े पद हैं सरकारों के अंदर। उसके बाद भी आप कह रहे हो वहां विकास नहीं हुआ, तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े लोगों के होने के बाद भी विकास नहीं हुआ। विकास की परिभाषा क्या है आपकी वहां के लिए? क्या मतलब क्या काम नहीं हुआ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे क्या काम नहीं हुआ यमकेश्वर। आप ये देखिए, अगर मैं बात कहूँ विकास, हमारा जो यमकेश्वर क्षेत्र है वो अपना स्वर्ग आश्रम से शुरू होता है। आज भी आम जन की रिक्वायरमेंट है कि एक जो हमारी व्यवस्थित टूरिज्म हमारे पे आज भी वहां पर व्यवस्था नहीं। हमारा जो क्षेत्र है वहां पर आज भी योगा के माध्यम से इंटरनेशनल लोग आते हैं। अभी मैं क्षेत्र में था थोड़े दिन पहले, आज भी अव्यवस्थित तरीके से वो चीजें चल रही है। और आप देखेंगे बहुत दुख का विषय है कि आज आपके पास अंतरराष्ट्रीय लेवल से लोग आ रहे हैं, लेकिन आज भी उनके लिए कोई ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है और आम जन के लिए कोई लाभ पहुंचाने की, मैं कहूँ स्वर्ग आश्रम तक वो आ रहा है। आप कह रहे हैं विकास किसे बोलते हैं, स्वर्ग आश्रम तक आ रहा है, लेकिन हम उसे आगे पहाड़ों तक नहीं ले पा रहे, उन चीजों को न उनको ले जा पा रहे, न हमारे पे कोई योजना है। पहाड़ में अभी कुछ दिन पहले मैं आ रहा था तो एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ आई, तो उनका एक विषय था, जो आप विकास बोल रहे हैं, विषय ये था कि वो अकेली रही थी, स्वास्थ्य उनका खराब था। वो कह रहे मुझे देहरादून जाना है दिखाने के लिए, मैं अकेली रहती हूँ, मेरी बेटियों की शादी हो गई है। तो आज ये विकास आप क्या मानते हैं कि आज भी 25 साल बाद, और आज भी अगर यमकेश्वर से देहरादून किसी को आना पड़ रहा है स्वास्थ्य के माध्यम से, तो एक बहुत बेसिक नेसेसिटी, वहां पर हॉस्पिटल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? यही तो मैं बता रहा हूँ, ये 25 साल में हुआ है, 25 साल में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, अस्पताल नहीं है यमकेश्वर के। दावे से
से कह सकते हो आप? दावे से कह सकते हैं आप पता करवाइए। हमारी टीम इस पे रिसर्च करेगी। ये विकास किया है, एक भी अस्पताल नहीं है जहां पर। अस्पताल तो एक बहुत बेसिक सुविधा है, किसी के लिए वही तो मैं स्वास्थ्य कह खराब रहा हो हूँ, तो सकता है। 25 साल में जो जनप्रतिनिधि वहां पर है वो एक अस्पताल नहीं दे पाए। और कुछ सेंटर्स हैं, सीएससी सेंटर्स हैं वहां पर डॉक्टर्स नहीं है। अच्छा, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो छोटे इकाई होती है स्वास्थ्य की, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, तो कैसे आप इलाज के लिए या कैसे दिखाएंगे? 25 साल में ये विकास किया है। आप विकास पूछ रहे थे ना, ये है विकास 25 साल में एमकेश्वर का। एक बात तो आपकी मैं रिलेट पा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया की कैपिटल है पूरे, बल्कि एशिया की एक बड़ी कैपिटल है फॉरेन टूरिस्ट के लिए ऋषिकेश। लाखों टूरिस्ट अलग अलग कंट्रीज से, किसी एक कंट्रीज से नहीं, अलग अलग देशों से ऋषिकेश आते हैं। तो ऋषिकेश तो एक टूरिस्ट हब है, मतलब पूरे विश्व के लिए टूरिस्ट हब है। और सरकार बुला तो रही है, टूरिस्ट को बुला तो रही है, आप कह रहे हो ऊपर नहीं जा पा रहे हो। मतलब इसको थोड़ा सा दर्शकों को समझाने के लिए थोड़ा सा आप बताइए, मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं, आप ये मान रहे हो इस बात को? ये तो मान रही है ना कांग्रेस पार्टी की टूरिस्ट आते हैं। कोई भाजपा की देन नहीं है, मैं आपको पहले बता, ये कोई भाजपा की देन नहीं है कि टूरिस्ट आ रहे हैं तो भाजपा की सरकार में ही वो आए हुए। जो स्वर्ग आश्रम है, ऋषिकेश है, ये पहले से ही इंटरनेशनल अध्यात्म के केंद्र है। ओके, ये इनकी डेवलप करे हुए नहीं है, ये कांग्रेस की डेवलप करे हुए हैं केंद्र, आज से नहीं है, ये कई सालों से है। ऋषिकेश ऋषियों की जो रिवर राफ्टिंग की अगर हम बात करें, रिवर राफ्टिंग कांग्रेस के माध्यम से आगे बढ़ी है, जहां पर आज की डेट पे सैलानी आते हैं, चाहे प्रदेश के हो, चाहे देश के हो, चाहे विदेशी हो। जो आज रिवर राफ्टिंग होती है वो कांग्रेस के समय पे, उत्तर प्रदेश के समय पे शुरू हुई है। चाहे हम योगा की बात करें तो वहां पे योगा के हमारे बड़े बड़े गुरु महागुरु रहे हैं, वो बहुत पुराने रहे हैं, जिन्होंने देश में नहीं विदेशों में अपना एक स्थान बनाया। कुछ 7-8 सालों में नहीं हुआ कि भाजपा की सरकार आ गई तो उन्होंने वो तो सरकार ने उसका प्रचार प्रसार तो किया है, उसकी मार्केटिंग तो की है, जिससे और ज्यादा टूरिस्ट और ज्यादा कंट्रीज में अवेयरनेस हो। मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। वो तो एक, आज हम पहले हमारे पास फोन नहीं होते थे, आज हम कलर्ड फोन यूज करते हैं, उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट थे। दुनिया चेंज हो रही है, डिजिटल दुनिया और बन रही है, तो आगे आने वाले समय में कुछ टेक्नोलॉजी और चेंज होगी। ये तो एक करना पड़ेगा आपको, आप सरकार में तो आपको वर्क है, आपको अपग्रेड तो करना पड़ेगा ना समय के साथ। आप अपग्रेडेशन को अगर विकास मानते हो तो ये विकास नहीं है। विकास ये है कि आप उसके लिए धरातल पे क्या योजना बनाते हो और आने वाले समय पे गांव के लोगों के लिए कैसे उन्हें लाभ दिला सकते हैं। और जो आज मूलभूत सुविधाएं हैं पहाड़ की, जिसके लिए हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, प्रदेश के लोगों ने पूरे देश में अलग जगाने का काम किया उत्तराखंड ने, और जो लड़ाई तब थी वो आज भी है। वो लड़ाई यही है कि पहाड़ों में आज भी 25 साल में, अगर सिर्फ मैं यमकेश्वर की बात कहूं तो आप ये मानिए कि एक अस्पताल, एक स्कूल। कितनी आबादी है यमकेश्वर की? यमकेश्वर की तकरीबन 1 लाख के आसपास आबादी हुई। 1 लाख की आबादी है, कोई स्कूल नहीं है वहाँ पर? स्कूल, सरकारी स्कूल तो है लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं है। अभी मैं डाडा मंडी के क्षेत्र में था थोड़े दिन पहले, तो वहां पे एक बहुत 100 साल पुराना स्कूल है तकरीबन। अच्छा। तो वहां पर मेरी बात हो रही थी बच्चों से, मैं जाता हूं तो क्षेत्र में बात करता हूं, तो स्कूल के बच्चे थे, मैंने कहा आज कितने स्टैंड है, तो वो कह रहे मात्र 400-500 बच्चे हैं। और एक समय था वो कहते थे कि 1500-1500, 2-2000 बच्चे हमारे स्कूलों में। फिर मैंने स्कूल की हालत देखी, स्कूल की आप हालत देखते तो बहुत दयनीय। स्कूल तो है लेकिन वहां पर, जहां पर एक समय पे 1500 बच्चे हुआ करते थे, आज 400 से 500 हो गए। और अपग्रेडेशन की बात करें कि अगर हम डिजिटल की बात करें तो आप ये मानिए कि आज भी वो बच्चा उस टेक्नोलॉजी से, उस शिक्षा की व्यवस्था से आज भी बहुत दूर है पहाड़ का। तो उसके पास वो व्यवस्था कैसे पहुंचे? क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए पहाड़ों पे, कैसे रोजगार पहुंचे? आप कहते हो अभी कांग्रेस पार्टी ने शायद कुछ, मैं वीडियो देख रहा था, मनरेगा का कुछ उठा रखा है। आपको कौन सा डेवलपमेंट मॉडल पसंद है? मतलब कैसे डेवलपमेंट होगा पहाड़ों का? आपकी कोई योजना है या सिर्फ बीजेपी पे आरोप लगाना है कि डेवलपमेंट? आपकी क्या योजना है? कांग्रेस ने कुछ प्लान किया है, कुछ सोचा है? कांग्रेस ने अगर इस देश को 70 साल चलाने का काम किया है और देश की आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं कांग्रेस ने ही व्यवस्थित तरीके से इस लड़ाई को लड़ा, सब आमजन के साथ, पूरे देश के अंदर सबको एकजुट किया। एकजुट करने के बाद आज हम बात करें 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद ना तो हमारे पे लॉ एंड ऑर्डर था, ना संविधान था, और ना देश का कोई प्रधान था। जो व्यवस्थाएं बनाई गई वो कांग्रेस ने बनाई, चाहे संविधान की व्यवस्थाएं कहें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की कहें, चाहे उसके बाद बड़े बड़े कॉलेज संस्थान, चाहे मेडिकल संस्थान की मैं बात कहूं, चाहे इसरो जैसे बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स, सब कांग्रेस ने बनाए। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई बताएगा या भाजपा आज हमें बताएगी। ये नहीं है कि हमने रास्ते अच्छे कर दिए तो सिर्फ रास्तों में चलने से एक यात्रा सफल होती है। उस यात्री को कहीं ना कहीं कि हमें विकास कैसे करना है या हम लोगों को नीति कैसे बनानी है, हम उस पार्टी से आते हैं कि हमारे लोगों ने बलिदान दिया इस देश को बनाने, और बलिदान देने के साथ साथ इस देश को चलाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे। और चलाने में योगदान ही नहीं दिया, आज जो डिजिटल सब कहते हैं, उस डिजिटल युग को बीजेपी का कहना है वो सभी के योगदान से देश आगे बढ़ा है। इस डिजिटल युग को लाने वाली कांग्रेस है। मैं डिजिटल युग इसलिए बोल रहा हूं, माननीय हमारे राजीव गांधी जी का
विजन था कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। आज जो हम फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, वो सब राजीव गांधी जी की देन है। और पंचायती राज जो आपने अभी कहा कि कांग्रेस का क्या विजन है, कांग्रेस का ये विजन है कि गांव तक विकास जाना चाहिए। एक अंतिम छोड़ के व्यक्ति को विकास मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, किसान हो या किसी भी वर्ग का हो। तो कांग्रेस की एक ही सोच रही है। इतने सालों में, जैसे अभी आपने कहा था 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो क्यों नहीं हुआ वो सारे डेवलपमेंट? यही तो सवाल पूछते हैं। बीजेपी भी यही सवाल पूछते हैं, 70 साल में क्यों नहीं हुआ? हमें तो अभी 10 साल हुए हैं देश में आए हुए, हमसे इतनी जल्दी क्यों पूछ रहे हो? यही तो वो बोलते हैं। प्रदेश में भी अभी 10 साल के लगभग ही हुए हैं, तो कहना आपने भी तो समय लिया है, उनको भी समय चाहिए। हमने तब 70 साल में काम किया जब हमें कुछ नहीं मिला। इस बात को आप समझो। अभी हम इस कमरे में बैठे हैं ना, तो इस कमरे को सबसे पहले फाउंडेशन की जरूरत पड़ी। अब ये कमरा बहुत अंतिम दौर में इसका फैब्रिकेशन हुआ हो। जब भाजपा को सत्ता मिली तो तब मिली जब इस देश का पूरी आधारशिला और सब कुछ बन चुका था। आप बात समझो, एक बच्चा वो था, ये वो युग था कि जब तीसरी और 5वीं पढ़ा हुआ बच्चा गांव में और क्षेत्र में बहुत बड़ी बात होती थी। इस बात को ऐसे आप समझो। एक वो दौर आया, फिर 5वीं से 8वीं पढ़ने वाला बच्चा बहुत ब्रिलियंट माना जाता था उस क्षेत्र का, उस गांव का। फिर एक वो दौर आया, फिर 10वीं से 12वीं वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था कि यार जिसने 10वीं कर ली गांव में। आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक वो दौर आया 30 साल का कि 10वीं और 12वीं करने वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट और था वो दौर। बिल्कुल। उसके बाद ये दौर आया जिसे ग्रेजुएशन कर ली, वो बहुत बड़ी बात। और आज बच्चे डिग्री लेके हाथ में घूमते हैं, पीएचडी की, डॉक्टरेट की। आज वो दौर है। तो जब भाजपा को जो दौर मिला ना, वो पीएचडी होल्डर्स का मिला, पढ़े लिखे बच्चों का मिला। जब हमें देश बनाने का और लड़ाई लड़ने का हमारे लोगों ने काम किया, कांग्रेस के हमारे लोगों ने, तो तब मिला कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, ना मूलभूत सुविधाएं थी, ना मूलभूत स्ट्रक्चर था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में हमें 70 साल लगे। और आज जो भाजपा की सरकार है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने का काम कर रही है और उसी जो संविधान का फैब्रिकेशन है हमारा, उसी को तोड़ने का काम कर रही है। आप काम करिए ना, आप नया काम करिए। आप योजना में मनरेगा के बाद आप कह रहे थे मनरेगा का नाम बदल के आपने नाम बदलने का काम किया। गवर्नेंस की कैसी स्थिति देखते हैं आप? मतलब अच्छे से प्रशासनिक अधिकारी काम कर, धामी सरकार तो कह रही है हमारे जितने भी अधिकारी सब अच्छा काम कर रहे हैं, टीम पूरी अच्छा काम कर रही है, तो गवर्नेंस को किस तरीके से देखते हैं आप? गवर्नेंस मॉडल क्या है? गवर्नेंस मॉडल ये है, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे क्षेत्र में जो लैंसडॉन विधानसभा है, वहां पर भाजपा के विधायक, उन्हीं का थोड़े दिन पहले अभी बयान आता है कि मैं अपने क्षेत्र में अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा देता हूँ विधानसभा से। ये एमएलए कह रहे हैं, ये भाजपा के विधायक कह रहे हैं। किस विषय पे? अभी कुछ दिन पहले उनका विषय भी बताऊंगा भी आपको। अच्छा। उनका खुद का ऑफिशियल बयान आया है। विषय है जंगली जानवरों का, वन विभाग का और 1-2 विभाग और है। तो आप ये मानिए कि जो सत्ता में 3 बारी का लगातार विधायक हैं, आज ये हालत हो चुकी है उनके विधायकों की कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी नहीं सुननी उनकी। ये तो आप पता करिए। तो ये हालत है अपनी ही सरकार में, जो अपने विधायक रो रहे हैं। तो अब इससे बुरा और क्या हालात होंगे? आप क्या चाहेंगे? क्या प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में चला रही होगी ये सरकार, जो अपने विधायकों को जो सुन नहीं रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है प्रदेश के। चलिए, बहुत सारे मैंने आपसे सवाल पूछे, तीखे भी पूछे और हर तरीके के सवाल पूछे। अब 2027 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि 2026 चल ही रहा है, 27 में चुनाव है पूरे प्रदेश में और आपको भी कमान दी गई है कोटद्वार जिले की। तो बहुत सारे मार्जिन हैं, क्या रणनीति है अभी? बल्कि मैंने कुछ दिन पहले हरक सिंह रावत जी, आपके एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी बयान सुना, तो उन्होंने कहा हमारा संगठन बहुत कमजोर है, हमें संगठन पे काम करना पड़ेगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोली ये बात। तो कैसे देखते हैं आप? कैसे बिना संगठन के कैसे करोगे? बीजेपी के पास तो एक पूरा पन्ना प्रमुख तक है। ये हमारे इस बूथ पे 50 लोग हैं मान लीजिए, तो हर एक व्यक्ति का उनको पता है, हर एक व्यक्ति से उनका व्यक्ति जाके मिलता है, 1-on-1 मिलता है। कैसे आप इतना संगठन डेवलप करेंगे? या है कांग्रेस के पास इतना संगठन? कांग्रेस के पास पहले से ही, मैं आपकी जानकारी में बताऊं, भले ही मैंने पहले कहा आपको कि हम चुनाव हारे हैं, न तो कांग्रेस के लोगों के अंदर निष्ठा की कमी और न कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की कमी। मैं आज बताता हूं। अगर हम कोटद्वार की बात करें, जहां हम 10 सालों से हारे हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत ही कम मार्जिन से वहां पे हारे। मार्जिन से लगभग 2-3 हजार के आसपास से हम हारे। अच्छा। लैंसडॉन अगर हम हारे हैं, थोड़ा वहां पर मार्जिन बढ़ता है और उसके पीछे भी परिस्थितियां क्या थी? कोटद्वार का डेटा मेरे पास है, मैं आपको रोक रहा हूँ। कोटद्वार में 2002 में आईएनसी कांग्रेस के ही विधायक थे सुरेंद्र सिंह नेगी जी, फिर 2007 में बीजेपी के विधायक बने शैलेंद्र सिंह रावत जी, 2012 में फिर से आईएनसी के विधायक बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी जी, 2017 में उस समय हरक सिंह रावत जी बीजेपी में थे, तो वो बीजेपी से विधायक थे। तो देखा जाए तो अब तक लगभग 5 चुनावों में 3 बार बीजेपी के विधायक
विधायक रहे हैं, 2 बार कांग्रेस के रहे हैं और अब हरक सिंह रावत जी वापस कांग्रेस में आ गए हैं। तो कोटद्वार में थोड़ा संतुलित है, लेकिन अभी तो वहाँ पर रितु खंडूरी जी वहाँ से विधायक हैं। तो कोटद्वार की क्या स्थिति लग रही है? कोटद्वार मजबूत है, कांग्रेस बहुत मजबूत है और मजबूती आप इस तरीके से देख सकते हैं। आप कह रहे संगठन नहीं है, अभी हमारे थोड़े दिन पहले अभी जो बहन अंकिता भंडारी के मामले में हमारी सीबीआई जांच को लेकर मांग थी, तो वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने का काम किया और वहां से कोटद्वार से भगाने का काम किया है। तो पूर्ण रूप से हमारे कार्यकर्ता संगठन बहुत मजबूत है और आने वाले समय में कांग्रेस बहुत मजबूती से तीनों विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी और चुनाव लड़ने के साथ साथ चुनाव जीतने का काम करेगी, क्योंकि ये आम जन की बात है। आप कह रहे थे उनके पास पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख जरूर है, लेकिन वो पन्ने तक ही सीमित रह गया। आज उसे समझ आ रहा है 10 साल बाद, 12 साल बाद। क्यों? क्योंकि जब विकास नहीं हुआ तो उसे भी पता है कि उसके क्षेत्र में क्या जरूरत थी, क्या मूलभूत सुविधाओं की जरूरत थी और जो अब तक नहीं हुई है। हाँ, बने जरूर थे, लेकिन आज वो नाराज भी है और कहीं ना कहीं परेशान भी है, क्योंकि रहे तो वो भी उसी परिवेश में रहे, उस परिस्थिति में रह रहे हैं जो आम और लोग रह रहे हैं उस गांव के, उस क्षेत्र के। आज उन्हें समझ आ रहा है कि क्या विकास होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। आज वो खुद आकलन कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र में कोटद्वार में बहुत सी परिवर्तित है और आने वाले समय में परिवर्तन आपको देखने को एक बहुत बड़े रूप में मिलेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं अच्छा हो। जैसा आपने कहा, कोटद्वार हमने देख लिया। लैंसडाउन में जो डेटा हमारे पास है, 2 बार यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, 2002 में और 2007 में, और 2012 से लेकर और अब तक 2025-26 चला है दिलीप सिंह रावत जी है। मतलब लगातार 15 साल से दिलीप सिंह रावत जी है। यहाँ पर कितना मार्जिन है, यहाँ पर कितना वोटों का अंतर है? 3 वोटों से पीछे चलते हो आप लोग। मैंने कहा ना, दिलीप सिंह रावत जी की आज की डेट में ये स्थिति हो चुकी है कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपने विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। तो आप ये सोचिए कि जो 3 बारी का भी आप खुद बता रहे हैं आंकड़ा 2012 से जी अभी तक वर्तमान तक ना चल रहा है। तो आप ये खुद देखिए, जो एक विधायक 15 साल से चल रहा है लगातार, वो खुद कह रहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो आज आप ये सोचिए, यानी कि कहीं ना कहीं वो डर रहा है चुनाव में जाने से, पीछे हट रहा है, और या वो समझ चुका है कि अब जनता भी समझ चुकी है कि लगातार जनता ने कितनी बड़ी भूल करी है लगातार एक आदमी पे विश्वास करके। तो आप खुद देखिए, जब एक विधायक एक विधानसभा के पटल पे उसे मजबूर होना पड़ता है, और जिनकी राज्य में सरकार है और जिनकी केंद्र में सरकार है, तो आप ये सोचिए कि वो कितना परेशान होगा और सच्चाई से कितना वाकिफ होगा कि आने वाले चुनाव में जनता क्या करने वाली है। पार्टी किसी और को टिकट दे देगी, वो तो चेहरा किसी को भी पार्टी किसी को भी टिकट दे, लेकिन व्यवस्थाएं तो नहीं बदलेगी ना। टिकट देने से व्यवस्था नहीं बदलेगी और लोगों की सोच बदल चुकी है। मैं आपको बताऊं, पहाड़ों में लोग जागरूक हो चुके हैं, जागरूक पहले भी थे। जो भाजपा ने एक 10 सालों में एक नेक्सस बनाया था कुछ चीजों को लेकर, वो भ्रम टूटा है और वो जनता समझ रही है और जनता आने वाले समय में वोट के रूप में जवाब देगी। मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ इस बात। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आने वाला चुनावी वर्ष पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा हो और आपको, क्योंकि कोटद्वार का यह क्षेत्र मिला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता आपकी बातों को समझे, सुने, हमारे जो व्यूअर्स हैं आपकी बात जनता तक पहुंचे। और बाकी सीधा सवाल, एक बार चलते चलते, यमकेश्वर का खाता खोल पाएगी कांग्रेस? आज तक नहीं जीती है, शायद एक लौती सीट है ये यमकेश्वर, जो कांग्रेस अभी तक जीती ही नहीं है कभी। बाकी किसी सीट पे तो कभी जीत कभी हार तो मिलती रहती है। शायद ये इस पूरे प्रदेश की एक ऐसी सीट है जिसपे कांग्रेस जब से अब तक प्रदेश बना, यमकेश्वर अभी तक जीती ही नहीं है। और आप यमकेश्वर की जिम्मेदारी, मतलब कोटद्वार लैंसडाउन यमकेश्वर की जिम्मेदारी आप पे है, तो चैलेंज नहीं है? बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? कैसे देख रहे हो उसको? चैलेंज तो अगर राजनीति में और सामाजिक जीवन में आप हैं तो हर दिन एक चैलेंज। और मैं ये मानिए कि बहुत समय से राजनीति देख रहा हूँ, कॉलेज लाइफ से देख रहा हूँ, तो मैं अभी ज्यादा बड़ी बात बोलूं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो मैं बड़े बोलने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त जरूर करता हूँ कि जो किसी ने सोचा नहीं होगा, वो कोटद्वार जिले के अंदर इन तीनों विधानसभाओं के अंदर नतीजे देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब हमारी टीम डेटा रिसर्च कर रही है तो उसमें एक बात आ रही है यमकेश्वर की, कि वहां पर शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता ने बॉयकॉट कर दिया, इलेक्शन को ही बॉयकॉट कर दिया, किसी को वोट नहीं डाले। कुछ इस तरीके की भी पूरे भारतवर्ष में मतलब ये न्यूज बनी थी यमकेश्वर को लेकर। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था वहां पर? पार्लियामेंट में हुआ है। अच्छा, पार्लियामेंट में पूरे गांव ने विरोध करा है, उस गांव में वोट ही नहीं पड़े, कोई वोट नहीं पड़ा पूरे गांव में वोट नहीं पड़ा। एक वोट पड़ा था, वो जो अंदर एजेंट बनता है उसको डालना पड़ा कि अंदर बना था, सिर्फ एक वोट पड़ा है। पूरे गांव में किसी ने वोट नहीं डाला, किसी भी पार्टी को वोट नहीं डाला, किसी को पूरे ग्राम ने बहिष्कार कर दिया, पूरे गांव ने बहिष्कार किया। ऐसा तो कभी सुनने को कहीं नहीं मिला। इसलिए हमारी टीम ने कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो कोई सोच भी नहीं पाएगा। सोच इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि जनता अपने मुद्दों को लेके, अपनी व्यवस्थाओं को लेके इतनी जागरूक हो चुकी है। और डिजिटल जो मैं कहूँ, आज फोन ने, टेक्नोलॉजी ने आम आदमी को एक जागरूक करने का काम किया है। तो आज हर व्यक्ति जागरूक है, उसे पता है कि कब से सरकारें हैं और इस व्यक्ति ने, सरकार ने हमारे लिए क्या किया है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है। और इसी का नतीजा ये है कि जब पूरा गाँव बहिष्कार कर दे और ऐसी जगह में बहिष्कार कर दे जहां पर 25 साल से, फिर मैंने आपको क्या कहा, जनप्रतिनिधि भाजपा के, लोकसभा में MP भाजपा से, तो आप सोचिए कि सोचने
वाला विषय है कि जब गांव बहिष्कार करने लग जाए तो क्रांति की बयार में कहूं और समय का बहाव कहीं और बहने वाला है और जिसे जनता आगे बढ़ाएगी। यमकेश्वर की बात से अंतिम सवाल हम लोग लेते हैं, और क्योंकि ये मुद्दा भी पूरे प्रदेश का यमकेश्वर विधानसभा से जुड़ा हुआ है। अंकिता भंडारी जो एक हत्याकांड जो मैटर है, क्योंकि यमकेश्वर क्षेत्र से ही वो आती हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? जबकि अब इसमें शायद सरकार ने सीबीआई जांच के भी इसमें संस्तुति कर दी है, लेकिन कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? क्या घटनाक्रम है पूरा? मतलब अब आप खुश हैं सरकार के फैसले से या अभी भी? नहीं, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। खुश होने वाली बात इसलिए नहीं है कि जो आज हमने ये मांग पिछले 3 सालों से उठाई है। जब ये घटना हुई तो मैं स्वयं वहां पर गया जहां पर वो रिजॉर्ट था, और तब से हमने इस मुद्दे को उठाने का काम किया और सरकार को लगातार ये बोलने का काम किया पहले दिन से कि इसमें निष्पक्ष सीबीआई जांच की जरूरत है, निष्पक्ष सीबीआई जांच की जरूरत है। हमने पहले दिन से कांग्रेस ने ये मांग करी थी, क्योंकि पहले ही दिन पता लग चुका था कि इसमें कोई ना कोई वीआईपी है, और वीआईपी इतने प्रभावशाली है कि वो पूरी सरकार को प्रभाव में ले सकते हैं। और आज भी आप देखिए, आज भी ये देखिए कि आज तक उस वीआईपी का पता नहीं चला है, आज तक उस वीआईपी का पता नहीं चला है। तो सरकार को तो जो अब घुटने टेकने पड़े हैं, ये उसी समय निष्पक्ष होनी चाहिए थी। आज तक तो जो इसमें जो भी आरोपी थे वो जेल के अंदर होते या फांसी होती, जो भी न्यायपालिका तय करती उसको कहीं ना कहीं आज सजा मिल चुकी होती। आज हम उस कगार में फिर जीरो से शुरू हुए हैं जहां पर हम पिछले 3 साल पहले थे, जहां पर आज से 3 साल पहले ये चीजें हो जानी चाहिए और उस बेटी को न्याय मिल जाना चाहिए था। वो कड़ी अब शुरू हुई है कि ये 4 दिन मतलब मैटर है, शायद अब सीबीआई को संस्तुति हो गई है, तो जो भी नंबर उसका निर्णय आएगा। बाकी चलते चलते आप कोई बात जो आप हमारे बोले उत्तराखंड के दर्शकों से कहना चाहते हैं, अपनी कोई शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं या कुछ भी? और बाकी इस वीडियो के अंत में मैं आपको नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कोटद्वार के उसकी शुभकामनाएं देता हूँ मंच की तरफ से, और आप अगर हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहें। बोले उत्तराखंड के सभी टीम को यहाँ पर है और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बात रखने का मौका दिया। और कई समय से आप लोगों को देखता हूँ कि आपने एक उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर एक आम जन की और हर वर्ग की आवाज उठाने का आपने काम किया। निश्चित रूप से आप पे विश्वास है कि ऐसी आप प्रदेश पे हर वर्ग के लिए और आम जन के लिए लगातार आवाज बुलंद करते रहेंगे, जिसका आने वाले समय में लोगों तक मैं कहता हूँ जन एक जागरण आप लोगों के माध्यम से होता है कि जन जागरूकता आती है और आप लोगों का एक बड़ा योगदान रहता है समाज के उस वर्ग को जगाने के लिए जो आम आदमी देख नहीं पाता था। आप एक जो भी अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं उनकी आवाज आप पहुंचाने का काम करें, तो बहुत सराहनीय काम आप लोग कर रहे हैं। और आपको बधाई देता हूं कि अंकित जी और आपकी सारी टीम जो एक प्रदेश में अलग जगाने का काम कर रही है, निश्चित रूप से इस पे आम जन को भी, युवाओं को कहूं, और सबको लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में आप अपनी बोले उत्तराखंड की मैं कहूँ जो आपके पॉडकास्ट चलते हैं इसको आगे बढ़ाए और आम जन को और प्रदेश को जागरूक करने का काम करें। और जहां पर भी आपको लगता है हमारी जरूरत है हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।